मुख्यतः हम बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट कंसिडर करेंगे, जैविक विविधता हम जिसे कहते हैं। तो इस टॉपिक को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले जैविक विविधता यानी क्या, उसके जो 3 लेवल्स हैं, जेनेटिक लेवल, स्पेसीज रिलेटेड लेवल एंड इकोसिस्टम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और उसने जो क्लासिफिकेशन किया है अलग अलग थ्रेटन्ड स्पीसीज का, उसका डिस्कशन हम करेंगे। अलग अलग मोड्स ऑफ कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी क्या, इन सीटू कंजर्वेशन यानी क्या, उसको हम समझेंगे। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब क्या, और उससे संबंधित जो अलग अलग प्रावधान है, और सबसे महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी क्या, नेशनल पार्क यानी क्या, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे टर्मिनोलॉजी हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली 1988 में सबसे पहले नॉर्मन मायर्स, इन्होंने सबसे पहले ये कंसेप्ट बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये कंसेप्ट सबसे पहले नॉर्मन मायर्स इन्होंने लाया, और उसके आधार पर ही अभी रूटीनली बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट सब तरफ वहां पे एनवायरमेंटल डिस्कशन में यूज होता है। बायोडाइवर्सिटी इस नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। बायोडाइवर्सिटी यानी क्या, डाइवर्सिटी, विविधता। किससे संबंधित विविधता, बायोस, बायोस यानी क्या, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव प्रजातियां। तो सजीव प्रजातियां यानी क्या, अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे, अलग अलग तरह के वनस्पति होंगे, या अलग अलग तरह के एनिमल्स होंगे, जिसे हम कहते हैं फ्लोरा एंड फाउना। अलग अलग तरह की वनस्पतियों की और अलग अलग तरह की एक तरीके से जानवरों की प्रजातियां आपको पृथ्वी तल पर मिलेगी। इसको ही हम कहते हैं जैविक विविधता, उसमें उसको ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी क्या, हमारी पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे तो इस वसुंधरा पर सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही आपको दिखाई देते हैं क्या, नहीं, अलग अलग तरह की एनिमल्स की प्रजातियां आपको दिखेगी। वहां पे गधे हैं, वहां पे घोड़े हैं, वहां पे जो है सब कुछ आपको वहां पे दिखाई देगा, करेक्ट। और इसके सिवा इन अलग अलग प्रजातियों के एनिमल्स की प्रजातियां, उसके साथ ही अलग अलग तरह की जो वनस्पति की प्रजातियां हैं, वो वनस्पति की प्रजातियां भी आपको वहां पे दिखाई देगी। जैसे वहां से तन से लेके, ग्रास से लेके बड़े बड़े पेड़, अलग अलग तरह की प्रजातियां भी जो है आपको वहां पे दिखाई देगी। इनको कंसीडर करते हुए फ्लोरा एंड फाउना हम जिसे कहते हैं, अलग अलग तरह की वनस्पतियों की और अलग अलग तरह की जो जानवरों की प्रजातियां हैं, अलग अलग तरह का फ्लोरा एंड फाउना है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, राइट। और ये बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने दिया था। अब बायोडाइवर्सिटी जो है, ये जैविक विविधता जो है, 3 अलग अलग स्तर पर काम करेगी। यानी हमें इन प्रजातियों में जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखेगी, इन प्रजातियों में स्पेसीज डाइवर्सिटी दिखेगी, और इन प्रजातियों में हमें इकोसिस्टम की भी डाइवर्सिटी वहां पे दिखेगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी क्या, ठीक है, एक ही तरह की प्रजातियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, मनुष्य प्राणी। अब मनुष्य प्राणी हम देखेंगे तो मनुष्य प्राणी तो सबको 2 पैर है, 2 हाथ है, नाक है, कान है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट सारे के सारे मनुष्य प्राणी सेम है क्या, द आंसर इज नो। हर एक का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। किसी की आंखें काली होगी, किसी की भूरी होगी, किसी की हाइट कम होगी, किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी के अलग अलग तरह के जो हमारे फीचर्स है, एक्सटर्नल फीचर्स है, वो एक्सटर्नल फीचर्स, फिनोटाइपिक प्रेजेंटेशन हम जिसे कहते हैं, ये फिनोटाइप बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशन है, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी है। इसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी एक ही प्रजाति में जो अलग अलग विविधताएं आपको दिखेगी, उसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी। संपूर्ण पृथ्वी तल पर सिर्फ मनुष्य प्राणी ही नहीं है, इसमें और भी अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं। उसमें गधे भी है, उसमें घोड़े भी है, उसमें खच्चर भी है, उसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स भी है, उसमें सेब भी है, उसमें मैंगो भी है, करेक्ट। तो ये अलग अलग तरह की वनस्पति की या अलग अलग तरह की एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं, उसमें जो डिफरेंसेस है उसे हम कहते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी, करेक्ट।
एक ही तरीके का आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग तरह के स्पेसीज मिलेंगे। सो स्पेसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, और तीसरे को हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यानी क्या? इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी, यानी हमारा पूरा अगर फिर से वसुंधरा, इस पृथ्वी को, अर्थ को अगर हम कंसिडर करेंगे तो अलग अलग तरह का वातावरण होगा, और उस वातावरण के अनुसार वहां पे तैयार होने वाली प्रजातियां वनस्पतियों की, उसके साथ ही अलग अलग तरह की जानवरों की प्रजातियां वो भी अलग अलग होगी। इसकी वजह से ही अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे, रेगिस्तान की बात करेंगे, तो रेगिस्तान में जो है अलग अलग तरह की वनस्पति की प्रजातियां रहेगी, अलग अलग तरह की एनिमल्स की प्रजातियां रहेगी। अगर हम मान लो माउंटेन की बात करें तो वहां पे जो है हिमालय पे अलग अलग तरह की चीजें वहां पे रहेगी। अगर प्लेटू की बात करेंगे तो अलग अलग तरह की प्रजातियां रहेंगी। यानी अलग अलग तरह की मराइन इकोसिस्टम हो या रेगिस्तान हो या मैनग्रोव हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग वातावरण होने की वजह से अलग अलग तरह की इकोलॉजिकल सिस्टम, अलग अलग तरह का इकोसिस्टम होने की वजह से वहां पे आपको अलग अलग प्रजातियों में विविधताएं दिखाई देगी। उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो जैविक विविधता यानी फ्लोरा एंड फौना, यानी अलग अलग तरह की वनस्पति और अलग अलग तरह के जानवरों में, उनके प्रजातियों में जो विविधता दिखती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने यह कंसेप्ट वहां पे लाया था। और हमें यह भी पता है, अगर हम भारत की बात करेंगे तो पूरे विश्व में अप्रोक्सीमेटली 2.4% इतना एरिया भारत के पास है। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो अपने पास एरिया है 2.4%, लेकिन विश्व में के सारे प्लांट्स यानी फ्लोरा एंड विश्व में के सारे एनिमल्स यानी फौना, ये अलग अलग प्रजातियों को हम कंसीडर करेंगे तो उनके टोटल प्रजातियों में से ऑलमोस्ट 8% प्रजातियां भारत में ही आपको मिलेगी। यानी टोटल एरिया हार्डली 2.5%, लेकिन टोटल प्लांट्स एनिमल्स में से 8% के अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको भारत में मिलेंगे। इसका ही मतलब भारत देश यहां पे बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रिच है। भारत देश जो है जैव विविधता के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही समृद्ध इस तरह का देश आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा भारत के पास समुद्र भी है, तो ऑटोमेटिकली मराइन इकोसिस्टम, उसमें अलग अलग तरह की फिशेस की वैरायटी, उसमें अलग अलग तरह के मराइन प्लांट्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। भारत में रेगिस्तान है, ऑटोमेटिकली उससे संबंधित अलग अलग तरह के जानवर, प्लांट्स आपको दिखाई देंगे। भारत में हिमालय है, भारत में सह्याद्री है। तो अलग अलग तरह का वातावरण, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम होने की वजह से भारत में अलग अलग तरह की प्रजातियां आपको मिलेगी। इसकी वजह से हमें इस जैविक विविधता को भारत के एंगल से भी देखना जरूरी है। तो मेनली बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको समझाया, और भारत के परिप्रेक्ष्य में यह बायोडाइवर्सिटी क्यों महत्वपूर्ण है इसको भी हमने देखने की कोशिश करी। लेकिन यह बायोडाइवर्सिटी होने के बावजूद पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ शतकों में इस बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही फास्ट पेस से, बहुत ही जलद गति से उसका नाश होते जा रहा है। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। व्हाई दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड? उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो होंगे नेचुरल कॉजेस, नैसर्गिक कारण, और दूसरे जो होंगे उसे हम कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। एंथ्रोपोजेनिक यानी क्या? मैन मेड। एंथ्रोपोजेनिक यानी मनुष्य निर्मित, हमारी वजह से, हमारी कुछ करतूतों की वजह से ये बायोडाइवर्सिटी जो है नष्ट वहां पे हो रही है। तो कुछ जो है नेचुरल कॉजेस है। नेचुरल कॉजेस यानी क्या? ऑटोमॅटिकली नैसर्गिक रीती से ही वहां पे क्या होता है, ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो वनवा, फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर लग जाएगा यानी क्या हो जाएगा, वहां पे जो है सैकड़ों हजारों अलग अलग तरह की प्रजातियां नष्ट वहां पे हो जाएगी। ऑटोमेटिकली मान लो हिमालयाज जो है, हिमालयाज मेल्ट होते हैं, हिमालय के ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते हैं, उसकी वजह से जो है बाढ़ आती है, और बाढ़ आने की वजह से भी जो है बहुत सारे प्राणी, बहुत सारी वनस्पति की प्रजातियां नष्ट होती है। करेक्ट? सो अलग अलग नेचुरल रीजंस की वजह से अर्थक्वेक हो गया, या मान लो वोल्केनो हो गया, उसमें से जो है गर्म लावा बाहर निकल में आ गया, उसकी वजह से भी जो है अलग अलग तरह के प्राणी या अलग अलग तरह की वनस्पति की प्रजातियां नष्ट हो सकती है। सो देयर आर डिफरेंट नेचुरल रीजंस, नेचुरल कॉजेस फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैविक विविधता नष्ट होने के ये अलग अलग कारण वहां पे हो सकते हैं।
इसको तो बहुत हद कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, मनुष्य निर्मित ऐसे कुछ कारण है जिसकी वजह से ये बायोडाइवर्सिटी भी बहुत हद तक नष्ट वहां पे हो रही है। बेस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल नदी है, और नदी में जो है अलग अलग तरह के फिश की प्रजातियां हैं, उसके आसपास अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब धीरे 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 आगे बढ़ते 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 नदी का जो पात्र है, रिवर बैंक से और बीच में घुसते हुए वहां पे होटल्स बना रहे हैं, वहां पे घर बना रहे हैं, यानी नदी का पात्र जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। The bed of the river bed is shrinking. So automatically the variety of plants, the variety of animals which was dependent on that river ecosystem, that is getting damaged, right? तो हमारी जो मनुष्य की अलग अलग एक्टिविटीज है, दूसरा जो है अलग अलग तरह के फॉरेस्ट, अलग अलग तरह के जंगल हम काटते जा रहे हैं। किस लिए? वहां पे हमें फैक्ट्री बनानी है, किस लिए वहां पे हमें घर बनाना है, किस लिए वहां पे हमें रिसोर्ट बनाना है। ठीक है, आपके लेजर एक्टिविटीज के लिए, आपके मजे के लिए आप ये सारा कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली उसकी वजह से आप क्या नुकसान कर रहे हो? जो अलग अलग वनस्पति की प्रजातियां हैं, जो अलग अलग एनिमल्स की प्रजातियां हैं, उसको आप नष्ट करते जा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, मैनमेड एक्टिविटीज है, उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी नष्ट होते जा रही है। पोल्यूशन की वजह से, इस ह्यूमन बींग्स की वजह से जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है, और उसकी वजह से भी जो है ये बायोडाइवर्सिटी नष्ट होती जा रही है। पोचिंग यानी शिकार करने के लिए आप जा रहे हो, और जो है एकदम दुर्लभ इस तरह की प्रजातियां जो है एनिमल्स की, उसको भी जो है आप नष्ट करते जा रहे हो। सो बायोडाइवर्सिटी तो मूलतः नेचर ने हमें दी है, लेकिन मुख्यतः मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होते जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो डैमेज होते जा रही है, ये भी हमें वहां पे देखना पड़ेगा। तो अगर बायोडाइवर्सिटी वहां पे डैमेज हो रही है तो उसको कंजर्व करना, उसका संवर्धन करना, ये हमारी ड्यूटी है। और इसी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग संगठन वहां पे काम करते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जो संगठन है उसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो हियर कम्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप आपके लाइव चैट बॉक्स के माध्यम से जो है इसका आंसर दे सकते हो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन मुझे पूछना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का हेडक्वार्टर, उसका मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN इज लोकेटेड? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? आप लाइव चैट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर आप दे सकते हो। यस, रशिया, दिग्विजय सेज रशिया। अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज रॉन्ग। IUCN का कहां पे है हेडक्वार्टर? इट इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्लैंड नाम की जो सिटी है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नाम की सिटी में इस IUCN का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो बेसिकली ओरिजिनली 1948 में इस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना हुई, इस संस्था की स्थापना हुई, और ये मुख्यतः ये संस्था क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेचर का कंजर्वेशन और किस तरीके से सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो नैसर्गिक साधन संपत्ति है, उसको सस्टेनेबल तरीके से, यानी एनवायरनमेंट की कम से कम हानि होते हुए कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में एडवाइस देने का काम करती है। सो मेनली इट हैज गॉट अ कंसल्टेटिव स्टेटस एंड ऑब्जर्वर स्टेटस एज फार एज यूनाइटेड नेशंस इज कंसर्न, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड यहां पे वो स्थित है। अब ये IUCN क्या करता है? IUCN जो अलग अलग तरह की वनस्पतियों की और अलग अलग तरह की एनिमल्स की प्रजातियां हैं, उसका अध्ययन करती है, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती है, और उस जानकारी के आधार पर, उस डेटा के आधार पर वो बोलती है कि कौन सी वनस्पति की या कौन सी एनिमल्स की प्रजातियां हैं जो नष्ट होने के कगार पर है। और इसी आधार पर देयर इज अ रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, जो अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं जो नष्ट होने के कगार पर है, उसके क्लासिफिकेशन करने के बाद 9 अलग अलग प्रकार पड़ते हैं।
देर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ और 9 कैटेगरीज ऑफ थ्रेटन्ड स्पेसीज। सो ये कौन से हैं? एक को हम कहेंगे एक्सटिंक्ट, एक को हम कहेंगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक को हम कहेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक को हम कहेंगे एंडेंजर्ड, एक को हम कहेंगे वल्नरेबल, और कुछ को हम कहेंगे नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंस एंड नॉट इवैल्यूएटेड। तो ये 5 कैटेगरीज जिसको मैंने टिक किया हुआ है, अगर कोई वनस्पति की प्रजाति या अगर कई एनिमल्स की प्रजाति इन 5 में से किसी कैटेगरी में अगर आती है तो वो जो है एक तरीके से खतरे का साइन है। क्यों? क्योंकि वो जो है नष्ट होने के कगार पर है या ऑलरेडी हमारे पृथ्वी तल से नष्ट हो चुकी है। ऐसे कैटेगरीज को हम कहते हैं रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। करेक्ट? तो अगर आप ये चार्ट देखोगे तो एक्सटिंक्ट एंड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ये जो 2 कैटेगरी है, यानी ऑलरेडी इन तरह की प्रजातियां ये नष्ट हो चुकी है। डायनासोर ऑलरेडी नष्ट हो चुका है। कुछ प्रजातियां जो है जो थ्रेटन्ड स्पीसीज कंसीडर किए जाएंगे। थ्रेटन्ड स्पीसीज यानी क्या? अभी है लेकिन उनका नंबर बहुत ही कम बचा हुआ है, हार्डली 50। पूरे विश्व में अगर हम उस प्रजाति को देखेंगे, उस एनिमल को देखेंगे, तो पूरे विश्व में मिलके जो है उनका टोटल नंबर कितना होगा? 50 होगा, 500 होगा। यानी उनका नंबर जो है वो बहुत ही कम रह चुका है। और अगर उनको हम कंजर्व नहीं करेंगे, अगर उनका हम संवर्धन नहीं करेंगे, उसकी तरफ ठीक से ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाले समय में वो सारी प्रजातियां नष्ट हो जाएगी, यानी वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ जाएगी। तो इस तरह की क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, इन कैटेगरीज को हम कहते हैं थ्रेटन्ड स्पीसीज। थ्रेट है, उनका नष्ट होने का खतरा एक तरीके से बरकरार है। और बाकी जो कैटेगरीज है उसको उतनी तवज्जो हम नहीं देते हैं, क्योंकि अभी भी जो है उनका नंबर, उन प्लांट्स का या उन एनिमल्स का नंबर अभी भी हमारे पृथ्वी तल पर, हमारे धरती माँ, अगर हम धरनी की बात करते हैं, धरनी माता की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, तो वहां पे उनका नंबर जो है वो एडिक्वेट है। तो एग्जैक्टली ये 9 जो कैटेगरीज है, इन 9 कैटेगरीज को हमें समझना जरूरी है कि किसे एक्सटिंक्ट कहना है, किसे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कहना है, और बाकी अलग अलग कैटेगरी। तो सबसे पहली जो IUCN की कैटेगरी है, यानी अलग अलग तरह की वनस्पतियां, अलग अलग तरह के एनिमल्स, इनसे संबंधित हमने पूरे विश्व से जानकारी इकट्ठी की। हमने यानी किसने? IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ये सारा डेटा, ये सारी जानकारी वहां पे उन्होंने जमा की, और उसके आधार पर उनको मिला कि ऐसे कुछ प्रजातियां हैं जिसका एक सिंगल इंडिविजुअल भी उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, एक एग्जाम्पल। तो डायनासोर जो है, अगर पूरे विश्व में मैं कहीं पे घूमूंगा तो भी जो है मुझे डायनासोर का पिल्ला कहीं पे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। डायनासोर दिखाई देगा क्या? दिखाई देगा सिर्फ टीवी पर, जुरासिक पार्क में। In reality, you won't be able to find a single individual of that particular species. The last individual has died, or systematic and time appropriate surveys they have been unable to find even a single individual. यानी ये जो है ऑलरेडी नष्ट हो चुके हैं। Extinct in the wild यानी ऑलमोस्ट नष्ट हो चुके हैं, लेकिन only in captivity or as artificially supported population। यानी जहां पे जिस वक्त उन्होंने रहना चाहिए वहां पे वो नहीं मिलेंगे, कहीं तो भी लैबोरेटरी में या कहीं तो भी जो है एक आधा वो इंडिविजुअल उस प्रजाति का आपको मिलेगा, बट नेचुरल तरीके से या कहीं पे जो है जिस समय यानी जिस वातावरण में, जिस जगह पर, जिस मात्रा में वो उपलब्ध चाहिए वो आपको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। हार्डली एक आधा जो है लैबोरेटरी में वो आपको उपलब्ध वहां पे मिलेगा। इस तरह की अगर वो प्रजाति है तो उसे हम डालते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, एक्सटिंक्ट एंड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ये कैटेगरी में जिन जिन वनस्पतियों को या जिन जिन एनिमल्स को डाल के रखा है फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो नामशेष हो चुके हैं, हमारी पृथ्वी से जो है वो वैनिश आउट हो चुके हैं। अब नीचे की जो 3 कैटेगरी है, दीज आर द थ्रेटन्ड स्पीसीज, यानी अभी भी इनका नंबर है लेकिन इनका नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नाम में ही है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी ICU में है। अभी अगर आप उसको बचा लोगे तो वो बचेगा, नहीं तो वो भी जो है राम नाम सत हो जाएगा, इसका मतलब नामशेष हो जाएगा। सो व्हाट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड? क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी इस तरह की प्रजातियां जो
जिसके पास हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। इसका मतलब अगर पिछले 10 सालों का डेटा अगर हम कंसीडर करेंगे तो पिछले 10 सालों में धीरे धीरे जो है उसकी 80 to 90% जो संख्या थी वो जो है वैनिश हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। यानी रफली अगर मान लो 2010 में एक विशिष्ट प्रजाति का अगर पूरे विश्व में हम कैलकुलेशन किया और मान लो फॉर एग्जांपल उसका 100 नंबर था, 100 क्वांटिटी वहां पे थी, लेकिन धीरे धीरे उनका नंबर कम हो रहा है और आज अगर हम देखते हैं तो पूरे विश्व में मिलके सिर्फ उनके जो है 10 ही बच्चे वहां पे उपलब्ध आपको मिलेंगे। यानी ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 इयर्स या उनके 3 जनरेशंस, उस प्रजाति के 3 जनरेशन में 80 to 90% ऑफ द क्वांटिटी हैज बीन वैनिश्ड, हैज बीन डिस्ट्रॉयड किसी भी कारण की वजह से। तो उस प्रजाति को हम बोलेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या पूरे विश्व में उनका नंबर 50 से भी कम है तो ऐसे कैटेगरी में जो प्रजातियां आती है उसे हम कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर पिछले 10 वर्ष में उनकी नंबर 50 से 70% तक कम हुआ है, 80 से 90 तक कम हुआ है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर पिछले 10 वर्षों में उनका नंबर कम होते जा रहा है और पिछले 10 सालों में 50 से 70% तक अगर उनका नंबर कम हुआ है, या अभी पूरे विश्व में उनकी संख्या सिर्फ 250 तक बची है, तो उसे हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज। वल्नरेबल यानी क्या? पिछले 10 सालों में जो है उनकी संख्या ऑलमोस्ट आधी हो गई है, 30 to 50% उनके नंबर में जो है कटौती हुई है, कमी आई है, या पूरे विश्व में जो है उनका सिर्फ 1000 के आसपास जो है आंकड़ा बचा हुआ है। राइट? सो इस तरीके से सबसे सीवियर कैटेगरी में कौन आएगा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। तो इन तीनों को हम डालेंगे थ्रेटन्ड स्पीसीज। करेक्ट? थ्रेटन्ड स्पीसीज। एक्सटिंक्ट एंड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड को हम डाल देंगे ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, नामशेष हो चुके हैं, और उसके नीचे आएगा नियर थ्रेटन्ड। नियर थ्रेटन्ड यानी अभी तो उनका नंबर जो है ओके है, लेकिन जिस तरह का पिछला रिकॉर्ड दिखाता है कि अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो फ्यूचर में आने वाले कुछ सालों में ये भी जो है इन थ्रेटन्ड कैटेगरीज में से एक बन जाएगा, उसे हम कहते हैं नियर थ्रेटन्ड। अगर आप देखोगे तो उसके नाम में ही है उसका मीनिंग छुपा हुआ है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो जो है आपको इन IUCN कैटेगरीज का मतलब वहां पे समझ में आएगा। लीस्ट कंसर्न, वी आर लीस्ट कंसर्न यानी क्या? उनका नंबर जो है एबंडेंट है, एडिक्वेट है, कुछ बहुत उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भैंस है, हमने अगर पूरे विश्व में वहां पे देखा तो भैंस, वहां पे जो है भैंस का नंबर जो है एडिक्वेट वहां पे है, तो उसकी तरफ जो है विशेष ध्यान में देने की जरूरत नहीं कि जिसके माध्यम से उसका संवर्धन वहां पे हो। लेकिन मान लो चीता का नंबर कम हो रहा है तो उसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स द पार्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। ओके? डेटा डेफिशिएंस, डेटा डेफिशिएंट इसका मतलब जो है जो ओवरऑल हमने डेटा कलेक्ट किया, जानकारी कलेक्ट की, तो पूरी जानकारी जो है हम ले नहीं पाए, इसकी वजह से हम उसको कह नहीं सकते कि ये जो है एडिक्वेट क्वांटिटी में है या नहीं है, या थ्रेटन्ड है, या किस तरीके से है। सो डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवैल्यूएटेड यानी उसकी हमने जानकारी ही नहीं ली, वो जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड हमने डेटा ही कलेक्ट नहीं किया। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मुख्य ध्यान इन 5 कैटेगरीज पे होनी चाहिए। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए इन थ्रेटन्ड स्पीसीज पे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। तो एग्जैक्टली पहले ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कि किसको थ्रेटन कहते हैं, एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल का और क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। और ये जब आपको समझ में आ जाएगा, ये कैटेगरी समझ में आ जाएगी, तभी जाके न्यूज़पेपर में या जिस एग्जाम के लिए आप अपियर कर रहे हो उसके पिछले 6 महीनों से रिलेटेड या 8 महीनों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां क्रिटिकली एंडेंजर्ड बन गई है क्या, या एंडेंजर्ड बन गई है क्या, या किसी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन ने या WWF ने या IUCN ने किसी कैटेगरी को या किसी प्रजाति को एक्सटिंक्ट करार किया है क्या। अगर ऐसी कुछ करंट अफेयर्स में आती है तो वो आपने जो है लिख के लेना चाहिए, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइदर इस कंसेप्ट से रिलेटेड MCQ पूछा जाएगा, या आपको जो है करंट अफेयर्स में इसमें की कौन सी कैटेगरीज है जो आपको एग्जाम के पहले वाला मटेरियल जो आप करंट अफेयर्स के मैगजीन में या कहीं पे भी डेटा आप कंपाइल करके जहां पे देखते हो तो वहां पे आपको ये मिल सकेगा। इसको भी हमने ध्यान में लेने की जरूरत है। ओके, तो यहां पे हमने IUCN का रेड लिस्ट का
कैटेगराइजेशन वो देखने की कोशिश की। अब रेड लिस्ट यानी खतरनाक इन द सेंस जो है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है या एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये तो हमने वहां पे देखा है। और भी IUCN द्वारा दो कंसेप्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं पिंक पेजेस और एक को हम कहते हैं ग्रीन पेजेस। पिंक पेजेस यानी क्या, IUCN क्या करता है, रेड डेटा लिस्ट बनाता है। रेड डेटा लिस्ट, नाम में ही है रेड डेटा, खतरनाक। तो ये डेटा किससे संबंधित है, ये ऐसा डेटा है जहां पर अलग अलग प्रजातियों का अभी का स्टेटस कैसे है, एंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है या ओके है, यानी उनका नंबर कैसे, इस तरीके से। तो पिंक पेजेस में कौन से कैटेगरीज आएंगे या कौन सी प्रजाति आएगी कि जो अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो वो रेड कैटेगरी में जा सकती है, रेड लिस्ट में जा सकती है। अभी हमने जो डिस्कस किया उस लिस्ट में, रेड लिस्ट में जाने वाली कैटेगरीज में ये प्रजातियां जा सकती है। अभी इनका नंबर ओके है, लेकिन धीरे धीरे इनका नंबर कम होते जा रहा है और पिंक पेजेस से ये रेड पेजेस में भी शिफ्ट हो सकती है, उसे हम कहते हैं पिंक पेजेस वाली प्रजातियां। ग्रीन पेजेस यानी क्या, IUCN कहता है कि पहले ऐसी प्रजातियां थी जो रेड लिस्ट में थी, पिंक पेजेस में थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी संख्या बढ़ रही है और उनकी संख्या बढ़ने की वजह से अभी वो थ्रेटन्ड स्पेसीज नहीं रही है। यानी ग्रीन पेजेस में अगर कोई कैटेगरी, कोई प्रजाति आ रही है, दैट मीन्स इट इज अ गुड थिंग, उसका संवर्धन अच्छी तरीके से हो रहा है, उनका नंबर अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। अब जो है वो नामशेष होने के कगार पर नहीं है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर नहीं है, तो ऐसे प्रजातियों को हम ग्रीन पेजेस में डालते हैं। सो व्हाट इज ग्रीन पेजेस, व्हाट इज पिंक पेजेस concept and what is the red list given by IUCN, you should be aware about, right? अब ये समझने के बाद हमने देखा कि जो है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हमने देखा उसमें लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या होती है, हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्यों नष्ट हो रही है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस और नेचुरल कॉजेस की वजह से, और हमने ये भी देखा कि IUCN ने जो है इन अलग अलग प्रजातियों का क्लासिफिकेशन, रेड लिस्ट किस तरीके से किया हुआ है। अब इनका हमें संवर्धन करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके हैं, एक को हम कहेंगे ex situ कंजर्वेशन और दूसरे को हम कहेंगे in situ कंजर्वेशन। ex situ, ex मीन्स एक्सटर्नल सिचुएशन में उसका कंजर्वेशन करना, यानी वो प्रजाति या वो एनिमल या वो प्लांट नेचुरली जहां कहीं पे उगता है या नेचुरली जहां कहीं पे उसका आवास होना चाहिए, उसका ओरिजिनल हैबिटाट जहां पे होना चाहिए, वहां पे उसको ना रखते हुए कहीं तो भी हम दूसरी जगह पे रहते हैं, कहीं तो भी उसको दूसरी जगह पर रखते हैं, कहीं तो भी दूसरी जगह पर उसका संवर्धन करते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ex situ कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल रॉयल बंगाल टाइगर, क्या है ये, टाइगर है, तो इसने कहां पे होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। एज द नेम सजेस्ट रॉयल बंगाल, तो इसने कहां पे होना चाहिए, बंगाल के आसपास के जो वेटलैंड है उस बंगाल के आसपास के वेटलैंड में इस रॉयल बंगाल टाइगर में होना चाहिए, लेकिन उनकी संख्या कम हो रही है तो हमने उसको कहां पे रखा, जू में रखा, प्राणी संग्रहालय में हमने रखा। सो जू में आपको जो एनिमल रख रहे हैं उनकी हम देखभाल कर रहे हैं, उनका जो है हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, उनके जो है और बच्चे भी हो रहे हैं, उनका संवर्धन हो रहा है, दैट इज फाइन, लेकिन वो जो है जिस नेचुरल हैबिटाट में वो चाहिए वो वहां पे है क्या, नहीं है, वो कहीं तो भी जो है जूलॉजिकल गार्डन में है या कोई वनस्पति की प्रजातियां हिमालय की है, बट हम इस तरह का कुछ वातावरण बना रहे हैं कि उसको जो है मान लो औरंगाबाद के एक बॉटेनिकल गार्डन में उसका संवर्धन हम कर रहे हैं। तो इस तरह का संवर्धन हम अलग अलग प्रजातियों का जो करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं ex situ कंजर्वेशन। नाम में ही है, एक्स इज एक्सटर्नल, उसका जो ओरिजिनल हैबिटाट है वहां पे उसका संवर्धन नहीं कर रहे, हम कहीं तो भी बाहर उसका संवर्धन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल जूलॉजिकल पार्क्स, जैसे एग्जांपल बॉटेनिकल गार्डन्स, जैसे फॉर एग्जांपल सीड बैंक, अलग अलग तरह के जो सीड है उनका स्टोरेज करके रखना, और फ्यूचर में 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, कुछ सालों के बाद में जो है उन सीड्स का इस्तेमाल करना, वैरायटी ऑफ सीड्स, दैट इज कॉल्ड एज सीड बैंक। और आपको पता है महाराष्ट्र के जीके पॉइंट ऑफ व्यू से राहीबाई पोपेरे, उनको जो है हम बीज माता कहते हैं, सीड मदर, एंड दैट्स व्हाई शी हैज बीन पद्मा अवार्ड से जो है उनको नवाजा गया है। क्यों, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड से, ये नाम आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना चाहिए, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राहीबाई पोपेरे, राहीबाई पोपेरे,
शी इज अ महाराष्ट्रियन। सो राहीबाई पोपेरे ने क्या किया, सीड बैंक ट्रेडिशनल मेथड से जो है अलग अलग तरह के सीड्स कई सालों से वहां पे जमा करके रखे, और उसकी वजह से ये ट्रेडिशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसका भविष्य में भी फायदा होगा। तो सीड बैंक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये हो गया एक तरीका। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है एक्स सीटू कंजर्वेशन का, कि एक प्रजाति जो है एक जगह पर वहां पे है, लेकिन दूसरी जगह पर भी उसने होना अपेक्षित है, लेकिन दूसरी जगह पे उसकी संख्या कम हो गई, तो पहले जगह से दूसरे जगह को हम शिफ्ट कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ अपना गेंजेस, हमारी गंगा नदी जो है, सो गंगा नदी का प्रवाह तो जो है बहुत जगह से वहां पे जाता है, और अगर हम देखेंगे तो गंगा नदी में घड़ियाल, उसमें त्याच्यामध्ये असणारी जी कासवं, सो घड़ियाल गंगा नदी का जो है, सो गंगेटिक घड़ियाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है नामशेष वहां पे हुआ है, गंगा का जहां जहां फ्लो वहां पे जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, गैंगेटिक घड़ियाल को इन जगह पर फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो एक्स-सी2 कंजर्वेशन। ओके, अब ये तो हो गया एक्स-सी2 यानी जो है जूलॉजिकल गार्डन्स में, या मान लो बॉटेनिकल गार्डन्स में, या सीड बैंक के माध्यम से, या यहाँ पे हमने जैसे देखा गैंगेटिक घड़ियाल इन रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ये तो हो गया एक्स-सी2 कंजर्वेशन। बट जहां पे उसका नेचुरल हैबिटाट है, नैसर्गिक उसका आवास जहां पे है, वहीं पे अगर हम इस तरह का वातावरण बनाए कि वहां पे वो अच्छी तरीके से रह सके, सो वो फायदे का होगा, उसे हम कहते हैं इन सीटू कॉन्जर्वेशन। इन सीटू कॉन्जर्वेशन, और ये इन सीटू कॉन्जर्वेशन करने के लिए अलग अलग तरह का जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क आपको वहां पे देना होगा, या वहां पे आप अगर प्रोवाइड करोगे तो उसका संवर्धन करने में वहां पे हमें सहूलियत होगी। तो ये कौन सा रहेगा, इसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे हम कहते हैं नेशनल पार्क, इसे हम कहते हैं अलग अलग तरह के कम्युनिटी रिजर्व, या इसे हम अलग अलग तरह के रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ऐसा हम कहेंगे। राइट, सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में, कि इन सीटू कंजर्वेशन, ये अलग अलग जो प्रजातियां हैं, वनस्पति की हो या एनिमल्स की हो, इनका इन सीटू कंजर्वेशन कैसे करें। सो इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। नाम में ही है प्रोटेक्टेड एरिया, यानी क्या, वहां पे उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा, वहां पे जो है उसका संरक्षण किया जाएगा, संरक्षित क्षेत्र, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज को हम नियंत्रित करेंगे, जिसके माध्यम से वहां की वो वनस्पतियों की प्रजाति या वहां के वो एनिमल्स की प्रजाति नामशेष नहीं हो जाएगी, खतरे में नहीं आएगी, ऑन द कॉन्ट्ररी उसका कंजर्वेशन होगा। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग तरह का सारा जो प्रयास किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। सो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में अगर हमें इसको समझना है, तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया जो मैंने आपको समझा के दिया, अगर भारतीय रूल पोजीशन या भारतीय कानून को अगर हम कंसीडर करेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि लीगल प्रोविजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका प्रोटेक्शन करना, इनका कंजर्वेशन करना, फ्लोरा एंड फौना, जो अलग अलग तरह की वनस्पति की और अलग अलग तरह की जानवरों की जो प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण करना, यह मुख्यतः कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची। यानी इससे संबंधित अगर कानून बनाना है, तो राज्य सरकार को भी कुछ अधिकार हमने दिए हैं और केंद्र सरकार को भी हमने कुछ अधिकार दिए हैं। इसकी वजह से अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसी एरिया को सेंचुरी बोल के, अभयारण्य बोल के अगर डिक्लेयर करना है, तो अभयारण्य बोल के डिक्लेयर करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। मान लो टाइगर से संबंधित उनका संवर्धन करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाना है, तो उसका अधिकार केंद्र सरकार के पास है। यानी कुछ अधिकार राज्य सरकार के पास है, कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास है। दैट्स व्हाई इससे संबंधित, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से संबंधित या बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करने से संबंधित ये अलग अलग जो प्रावधान है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में आपको मिलेंगे। और भारतीय संसद ने इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून किया, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
ये जो है बेसिक कानून है, जिसे हम कह सकते हैं अ काइंड ऑफ मदर लॉ, बेसिक ओरिजिनल कानून संवर्धन करने के लिए, अलग अलग वन्य प्राणियों का संवर्धन करने के लिए हमारे भारतीय संसद ने ओरिजिनली जो कानून बनाया वो 1972 में बनाया, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर्ष 2003 में और 2006 में उसमें और संशोधन किया गया, उसमें और कुछ चीजें ऐड की गई, राइट। सो ओरिजिनल कानून कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब पास किया गया, कब एक्शन में आया? 1972। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कब ये कानून जो है महत्वपूर्ण है, उसके साथ ही कॉन्करेंट लिस्ट में ये विषय जाता है, ये भी वहां पे महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज दैट इज रिलेटेड विथ NBWL। NBWL यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। राष्ट्रीय स्तर पर इन वन्य प्राणियों से संबंधित पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी बनाना, धोरण बनाना, वो कौन बनाएगा? भारत सरकार बनाएगा। तो भारत सरकार को उससे संबंधित एक तरह का एडवाइस देने का काम जिस बोर्ड द्वारा, जिस संस्था द्वारा किया जाता है, उसे हम कहते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और इस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत किस तरह की नियमावली चाहिए, इस बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखने के लिए कौन सी अलग अलग तरह के जो है नियम वहां पे बनाने चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए जो एडवाइजरी अथॉरिटी है वो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, अब ये डिस्कस करने के बाद में हम देखेंगे कि प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आता है। सो सबसे पहला जो है प्रोटेक्टेड एरिया में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मराठी में हम जिसे कहेंगे अभयारण्य। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी क्या? अभयारण्य, नावामध्येच आहे अभय अरण्य, जहां पे अभय मिलेगा, जहां पे प्रोटेक्शन किया जाएगा। किसका? इन वन्य प्राणियों का। किसका? ये अलग अलग तरह की प्रजातियों का, एनवायरमेंट का। इसके लिए उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो बेसिकली इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया विच इज कंस्टिट्यूटेड फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मराठी शब्द अभयारण्य आपको जो है नाम में ही उसका मीनिंग वहां पे मिल जाएगा। ओके, अब किसी एरिया को अभयारण्य बोल के डिक्लेयर करना, इतना इतना, फॉर एग्जाम्पल ये 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। यस, तो ये अधिकार किसको है? राज्य सरकार को होता है। राज्य सरकार किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के डिक्लेयर कर सकता है, जिसके माध्यम से वहां के वन्य प्राणियों का, जिसके माध्यम से उस जंगल का संवर्धन हम ठीक तरीके से करेंगे। अब किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने डिक्लेयर कर दिया, वन्य प्राणियों का तो वहां पे संवर्धन वहां पे होगा। इसका मतलब उस एरिया में जो पहले से लोग रहते थे, उस एरिया में जो आदिवासी रहते थे या वहां के जो ओरिजिनल लोग हैं, तो उन लोगों को जो है वहां से इमीडिएटली हम हकाल देंगे। क्या? वहां से जो है वो, यानी वहां पे जो उनकी सारा जीवन उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे जाके वो क्या करेंगे? फल तोड़ेंगे। वहां पे जाके जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हम जैसे कहते हैं, वहां का जो है वुड नीचे गिरा हुआ या वहां के पत्तों से जो है कुछ अलग अलग तरह के जो है सामान वहां पे बनाएंगे और उसको वो बेचेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये वहां के लोग कर सकेंगे। यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सर्टेन राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर एरिया, वहां पे रहने वाले जो आदिवासी है और उनकी जो जीवनचर्या है, उनके जो रूटीन काम है, जैसे वहां का जो है वुड कलेक्ट करना या वहां पे जो है उनके गाय भैंस को जो है उस जंगल में चराना, करेक्ट। तो ये सारे एक्टिविटीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये वहां पे गाय भैंस चरा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेसिक उनके जो हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर वाली एक्टिविटी है, लकड़ी से संबंधित है, या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करना है, डिंक गम जो है उसको कलेक्ट करना है, ये सारे एक्टिविटीज, हनी कलेक्ट करना है, ये सारे एक्टिविटीज जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये आदिवासी कर सकते हैं। यानी बेसिक एक्टिविटीज ऑफ आदिवासी, जिनके ऊपर जिनका उदर निर्वाह हम जिसे कहते हैं सबसिस्टेंस इज बीइंग कंटिन्यूड along with the conservation of different kind of biodiversity, different kind of flora and fauna का conservation plus the subsistence activities, that is called as wildlife sanctuary। दो पॉइंट वहां पे कंसिडर करने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एंड सेकेंड थिंग
राइट्स, सर्टन राइट्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ वहां पे जो है लाइफ स्टॉक ग्रीजिंग या वहां पे जो है हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये एक्टिविटी वहां पे अलाउड होते हैं। अब दूसरा जो कैटेगरी होता है उसे हम कहते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान भी किसके लिए होते हैं? इसी के लिए होते हैं कि जिसके माध्यम से कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो सके, वन्य प्राणियों का या ओवरऑल हमारा जो इकोसिस्टम है उसका संवर्धन हो, इसके लिए नेशनल पार्क वहां पे इस्तेमाल किया जाता है या नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। और नेशनल पार्क की घोषणा कौन करता है? केंद्र सरकार करता है कि इतना इतना एरिया जो है नेशनल पार्क बोल के घोषित किया जाता है। तो फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में फर्क क्या? नेशनल पार्क जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और जो है सख्त इस तरह के नियम वहां पे बनाता है कंजर्वेशन के लिए। सो इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। इसका ही मतलब नेशनल पार्क में ह्यूमन इंटरफियरेंस इज नॉट अलाउड। इसका मतलब वहां पे जाके जो है आप हनी कलेक्ट नहीं कर सकते हो, वहां पे जाके आप फल तोड़ नहीं सकते हो, वहां पे जाके आप खेती नहीं कर सकते हो, वहां पे जाके जो है आप नहीं बोल सकते हो कि नेशनल पार्क में जो है हमारा सब्सिस्टेंस के लिए, हमारे उदर निर्वाह के लिए हम जो है ये एक्टिविटीज करेंगे। नो, नेशनल पार्क में ह्यूमन इंटरफियरेंस इज नॉट अलाउड। हाँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए वहां की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा जो है राज्य सरकार द्वारा या फॉरेस्ट अथॉरिटीज द्वारा आपको परमिशन दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप रिसर्च कर रहे हो या कंजर्वेशन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो। लेकिन रूटीन सब्सिस्टेंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए नेशनल पार्क में आप एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउड है। ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चाहिए। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? हेली नेशनल पार्क, जिसको अभी हम कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। ओके, सो ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था। आज भारत में जो है अंडमान एंड निकोबार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, टोटल 9। ओके, अगर हम सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार में है, जिसका नाम है साउथ बटन आइलैंड। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क सबसे छोटा है और सबसे बड़ा जो है उसका नाम है हेमीज नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। फैक्चुअल चीजें हैं, इसका रट आपको मारना पड़ेगा। अगर जीके में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये बेसिक चीजें आपको वहां पे पता चाहिए। सो कंसेप्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंसेप्ट ऑफ नेशनल पार्क। अब तीसरा जो कंसेप्ट है उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क ये किसने डिक्लेयर किया? सरकार ने। ये सरकार की जमीन है, सरकार ने जो है उस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, सरकार ने जो है उस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सरकार द्वारा किया गया। कंजर्वेशन रिजर्व क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व सरकार द्वारा नहीं बल्कि सोसाइटी द्वारा, कम्युनिटी द्वारा वहां पे जो है उन्होंने वो पहल की है। यानी मान लो नेशनल पार्क है या मान लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बड़ा एरिया है और सिविलियन एरिया है, तो इसके बीच में का जो बफर जोन रहेगा, एक तरीके का नेशनल पार्क खत्म हो रहा है और सामान्य लोगों की बस्ती, हैबिटाट या वहां पे जो है उनके घर शुरू हो रहे हैं, तो उसके बीच में का जो पैच रहेगा that can be declared as conservation reserve. So it acts as a buffer zone between established national park and the protected forest of India. So basically it is managed by the conservation reserve management committee. और वहां के जो लोग हैं बेसिकली, यानी ये जो है वहां के जो लोग हैं, वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, जो आदिवासी हो सकते हैं या कोई भी लोग हैं, तो उनके राइट्स वहां पे अफेक्ट नहीं होंगे। यानी उस एरिया में वो जा सकेंगे, वहां पे वो लकड़ी तोड़ सकेंगे, वहां पे वो फल जमा कर सकेंगे, वहां पे जो है वो हनी कलेक्ट कर सकेंगे, यानी उनका सबसिस्टेंस एक्टिविटी वहां पे वो चला सकेंगे। करेक्ट? सो दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व क्या है? कम्युनिटी रिजर्व यानी कम्युनिटी द्वारा प्राइवेट लैंड, एनी प्राइवेट लैंड, अगर कोई व्यक्ति या कोई समुदाय किसी पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड को अगर रिजर्व बोल के डिक्लेयर करना चाहता है तो उसे हम कहेंगे कम्युनिटी रिजर्व। सो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कम्युनिटी उन्होंने वॉलंटियर किया है खुद होके वाइल्ड लाइफ को या उससे संबंधित इकोसिस्टम को संवर्धन करने के लिए उस एरिया को वो कम्युनिटी रिजर्व बोल के डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में आपको पता है कि राजस्थान में जो है हिरन को नहीं मारा जाता है, वहां की कम्युनिटी
खुद होके जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए आगे आती है। तो जहाँ पे इस तरह का हिरन का ज़्यादा जमावड़ा वहाँ पे है, जिस एरिया में वहाँ पे है, हो सकता है उस एरिया को वो कम्युनिटी रिजर्व बोल के डिक्लेयर कर दे। या अनदर बेस्ट एग्जाम्पल इज सैक्रेड ग्रोव्स। तो ये सैक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं? बहुत बार आप क्या देखोगे कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है और वहाँ पे गांव का जो है मंदिर होता है, ग्राम दैवत हम जिसे कहते हैं, और ग्राम दैवत के आसपास का जो एरिया है और ग्राम दैवत के आसपास वाले एरिया में के जितने पेड़ पौधे हैं, वहां के जितने जानवर हैं, उसको मारना नहीं। इस तरह का एक तरह का अलिखित नियम वहां के लोगों द्वारा, वहां के रेसिडेंट्स द्वारा लिया जाता है, उसे हम कहेंगे सैक्रेड ग्रोव्स। ये एरिया ग्राम दैवत हो सकता है, लोकल फोक डेटी हो सकता है, या कोई भी जो है लोगों द्वारा वहां पे उनकी एक भावना है कि ये जो है एक तरीके से धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां के पेड़ पौधे, वहां के जानवर, दे आर सेक्रेड। तो वहां पर मारना नहीं, तो वहां के पेड़ पौधों को जो है वो तोड़ेंगे नहीं, वहां के पेड़ पौधों के फल भी वो तोड़ेंगे नहीं। इट इज एज्यूम कि वो भगवान के लिए है। इन अदर वे ऑटोमेटिकली उसका कंजर्वेशन हो रहा है। उसका नुकसान अगर आप नहीं करोगे, उसका संवर्धन करोगे, और ये कौन कर रहा है? कम्युनिटी खुद होके कह रही है, सरकार नहीं कह रहा है कि ग्राम दैवत को ध्यान में लेते हुए उसके आसपास के एरिया में के पेड़ पौधे मत काटो। नो, सरकार नहीं कह रहा है, ये लोगों ने खुद होके जो है उस तरह का निर्णय लिया है। इस तरह के जो रिजर्व होते हैं उसे हम कहते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स। सो कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, all these are the examples of kind of प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। ओके, अब इसके सिवा बायोस्फीयर रिजर्व और बाकी भी कंसेप्ट्स हैं, बट वो कंसेप्ट्स और बाकी भी चीजें जो है मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। सो आज के पार्ट 1 में, बायोडाइवर्सिटी के पार्ट 1 में मुख्यतः मैंने वहां पे डिस्कस करने की कोशिश की कि एग्जैक्टली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, what are the levels of biodiversity, what are the causes of